Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Akshita Gupta और मैं आपकी नीट एजुकेटर। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी आई हूँ और ये सीरीज है प्रॉपर आपको डॉक्टर बनाने की। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुत सही, सच्ची में ये ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, आपके बोर्ड्स यानी कि 12th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अगर इसको समझा तो सिर्फ यही चैप्टर नहीं, इसके आगे के भी 4-5 चैप्टर आपके कवर इजीली हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो चैप्टर है बच्चा, ये आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम जैसे कि आप समझ रहे हैं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब हम किसी चीज के प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं, किसके? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो 3 पार्ट है मेंडलिज्म। ये वो वाला पार्ट है जो आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ रखा है, इसका स्वाद थोड़ा सा चख रखा है। फिर है आपका पोस्ट मेंडलिज्म एंड देन म्यूटेशन एंड डिसऑर्डर। तो बेसिकली मैं आपको कंटेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनना जो है सब कहते हैं शायद इजी भी है, शायद टफ भी है बच्चों के हिसाब से, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, या हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले हमें वो आना चाहिए। तो इस टॉपिक का सबसे पहला पार्ट है मेंडलिज्म, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको आता होगा 10th का थोड़ा बहुत, 11th का थोड़ा बहुत या पूरा, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो भूल चुके होंगे। भाई उनने 10th तो 10th के लिए पढ़ी थी, 11th और 11th के लिए पढ़ी थी, बट 12th में आके सीरियस हो गए हैं। तो पहले हम पुराने बेसिक टर्म्स, फिर उसके बाद थोड़े से नए इस चैप्टर के लिए टर्म्स पढ़ेंगे। तो हम पहले सबसे पहले क्या करने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी, मतलब हम सबसे पहले टर्म्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग थोड़ी सी मेंडलिज्म, मतलब कोई साइंटिस्ट थे मेंडल, उनके बारे में उनकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, भाई डिटेल तो पढ़ ली, कौन थे, क्या थे, क्या किया, बट कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं मेंडलिज्म में। उस एक्सपेरिमेंट से क्या लॉज आए वो देखने वाले हैं लॉज ऑफ मेंडल में, और उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड थोड़े से मैथमेटिकली ट्विस्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला मैथमेटिकली ट्विस्टेड, तो देखो बच्चा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो है मगर बहुत इजी है भाई, बिल्कुल इजी, चिल रह के करने का एकदम हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा पोस्ट मेंडलिज्म। भाई थे तो मेंडल भी इंसान ही ना, कुछ गलतियां तो उनसे भी हो सकती है, या कुछ चीज तो वो भी छोड़ सकते हैं ना। तो उनके जो भी ड्रॉबैक्स थे या उनके बाद जो भी फाइंडिंग्स हुई, वो हमारी किस में आ गई, वो हमारी आ गई पोस्ट मेंडलिज्म में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, जीन इंटरेक्शन। अब ये जो जीन इंटरेक्शन है, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, पहले तो हम देखेंगे जीन क्या होता है, अभी टर्म्स में पढ़ेंगे।
उससे हम देखेंगे कि ये इंट्रैक्शन, जब जीन पता चलेगा तो हम देख लेंगे कि इंट्रैक्शन क्या होता है उनका, राइट। इंट्रैक्शन कैसे किया, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, हीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड यहाँ पर हमारा जीन इंट्रैक्शन खत्म, मगर इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक इसी का आएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ हमारा चैप्टर का दूसरा भाग, मतलब दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा, भाई जीन तो पढ़ ली, जीन डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए, सॉरी जीन का इंटरेक्शन भी पढ़ लिया, जीन के बारे में भी पढ़ लिया, मेंडल पढ़ लिया, पोस्ट मेंडल पढ़ लिया। अब उससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, डॉक्टर बनना है तो डिसीज डिसऑर्डर्स तो देखनी ही पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सारी चीज हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, विच इज म्यूटेशंस एंड डिसऑर्डर्स। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन से, फिर हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस, एंड हम लोग फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे। एंड साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। और ऐसे करके हम हमारा 3 पार्ट का बड़ा सा चैप्टर कुछ 5-6 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको यही चैप्टर नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, मेंडलिज्म के भी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टर्मिनोलॉजी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो चलो, पहला टर्म एक्सक्यूज मी, पहला टर्म हम लोगों ने 10th में 11th में एक वर्ड पढ़ा है, डीएनए। इसका फुल फॉर्म भी हम जानते हैं, जो नहीं जानते वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक वर्ड जो कि है न्यूक्लिक एसिड। चलो, ये हम 10th में 11th में दोनों में पढ़े थे। थोड़ा सा और देख लेते हैं 10th का, कहाँ मिलता है डीएनए, भाई ये मिलता है न्यूक्लियस में। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस टर्म में हमने पढ़ा कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अगर हम लोग क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स को थोड़ा सा पन्ना पलटे, मतलब थोड़ा सा बैक जाए, जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, तो हमें पता चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड एक क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, किसी की चेन है। अब हमको वहां से ही पता चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमें इस चैप्टर में डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए को अगर उसी से थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला चीज देखें, जो कि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में 12th में भी करने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि डीएनए जो है ये किसका पॉलीमर है या किसकी चेन है, न्यूक्लियोटाइड की। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और डीएनए बनाते हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियोटाइड तो भले वो बायो का स्टूडेंट हो या किसी ब्रांच का भी स्टूडेंट हो, कॉमर्स का ही क्यों ना, उसको भी पता होगा, एटीपी, एनर्जी एटीपी। तो ये न्यूक्लियोटाइड, ऐसे और भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो जब जुड़ते हैं तो आपका डीएनए बनता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली 3 चीज से मिलके बनता है।
पहला पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर। दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास नाइट्रोजन पकड़ा हुआ है, जिनके पास नाइट्रोजन है। अब जो डीएनए के लिए नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 होते हैं, ए टी जी सी। ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन, सी साइटो। तो ये आपके क्या है? 4 नाइट्रोजनस बेस है। देन उसके बाद आपका आता है शुगर। तो ये चारों जो होते हैं जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर लगती है डीएनए। तो ये जो चारों तीनों चीज होती हैं उससे आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के आपका डीएनए बनता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है, यही अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, भूल जाओ किस साइंटिस्ट ने दिया था, बट क्या दिया था, तो उससे हमें पता चलेगा कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल स्ट्रैंडेड। पहली चीज तो 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड और एक ये वाली स्ट्रैंड। एक ये वाली, एक ये वाली, 2 स्ट्रैंड है। दूसरी चीज कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। तीसरी चीज क्या दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि डीएनए है वो क्या है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अंदर की साइड इनवर्ट है। ठीक है। तो और इसके आगे का स्ट्रक्चर कैसे, ये पेंटोज शुगर कैसे होती है और पेंटोज शुगर कैसे होती है आपका, और गलती से एक चीज, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोर, सॉरी बच्चा, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फोरस। तो हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये आपका पेंटोज शुगर होती है या कैसे नाइट्रोजनस बनते हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोसाइड वर्ड आएगा, ये इन वर्ड जो मैंने बताया, ये सारी चीजें क्या होती है। अभी के लिए हमें इतना जानना है क्या है, एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हमारा सेकंड वर्ड जो है वो आया क्रोमैटिन। तो अगेन पन्ने पलटाए और पहुंच जाए सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। सेल डिवीजन वाले चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़ी होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस से हमें पता चला होगा, स्पेसिफिक माइटोसिस से, कि आपका जी फेज होता है, G1, देन S, देन G2, देन प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट में आपका टीलोफेज होता है। ये जो फेसेस होते हैं, यहाँ पर आपका सेल डिवाइड होता है और साथ ही साथ आपका डीएनए या क्रोमोसोम डिवाइड होती है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि एस फेज में आपका क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब यहाँ पर क्या मिलता होगा? डीएनए मिलता होगा, जो कि कौन सा फॉर्म होता होगा? लीनियर फॉर्म होता होगा। फिर फर्दर प्रोफेज में हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा? यहाँ पर थोड़ा सा फोल्डिंग होती है, कंडेंसेशन होती है। चलो ऐसे समझो, सपोज मेरे पास एक ये हैंकी है, अब ये मुझे पॉकेट में रखना है। पॉकेट छोटी है तो मैं क्या करूंगी?
फोल्ड करूंगी इसको, या ऐसे फोल्ड कर लो, चलो अच्छे से फोल्ड करूंगी अपनी पॉकेट में रखने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और डीएनए अच्छा खासा लंबा होता है। तो उस केस में क्या होता है, इनकी फोल्डिंग होती है। और ये जो फोल्ड होते हैं तो ये एक फेज आता है जो कि प्रोफेज होता है। तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इस टाइप के, और हम इनको क्या बोल देते हैं, इनकी ही फोल्डिंग को क्या देते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। तो हमारा जो सेकंड वर्ड है क्रोमैटिन, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का फोल्डिंग या डीएनए का कंडेंसेशन। और अभी इतना बड़ा भी मेरे पॉकेट में नहीं आ सकता, तो पॉकेट के लिए मैं और फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करूंगी, जैसे मेरे पॉकेट में आ जाए। तो फर्दर जो कंडेंसेशन होता है या फर्दर जो फोल्डिंग होती है, जो कि आपके मेटाफेज में इस टाइप का दिखे, एक्स शेप टाइप का दिखे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोमो। तो यहाँ पर ये तीनों चीज जो है ये कुछ नहीं है, बस क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही है, उनकी चेन ही है। बस क्या हो रहा है, यहाँ पर फोल्डिंग होता जा रहा है, हैंकी ही है बट पॉकेट में रखना है। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड की चेन ही है बट आपको न्यूक्लियस के अंदर रखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चा, उसका हम उसका फोल्डिंग करता जाएंगे, फोल्डिंग करते जाएंगे, और डीएनए लीनियर फॉर्म से थ्रेड लाइक फॉर्म बनाएंगे, देन उसके बाद एक्स शेप फॉर्म बनाएंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपका क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ से आपके 3 वर्ड्स क्लियर हुए आई गेस, ठीक है। इसके नहीं हुए हैं वो कमेंट पे डाल दें, हम एक और छोटी सी वीडियो बना के या उनसे किसी टाइप से बात करके कम्युनिकेट करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा जो कि है आपका जीन। कौन सा वर्ड, जीन। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रब कर, ठीक है। आपने एक और वर्ड सुना होगा दैट इज जीन। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि जीन क्या है, भाई जो मैंने जीन्स पहनी नहीं है ये डेफिनेटली क्या है। हम जीन के साथ यूजुअली 10th क्लास 11th क्लास से ये सुनते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती है। मतलब हम ये कह सकते हैं पेरेंट्स से आती है, क्या हुआ बोले, भाई मम्मी आंखें ही मेरी तरह है और पापा के बाल भी तरह है, बाल तो नहीं है मगर, तो कुछ तो कैरेक्टर सेम है ना, चलो मान लिया। ऐसे तो मेरे को डाउट होता है कि मैं उनकी नहीं, मगर बाल कान नाक इन सबसे देख के कह सकती हूँ कि हाँ उन्हीं, तो वो खून कुछ नहीं है, उन्हीं का खून है। वो क्या है, आपका जीन। तो जीन एक ऐसी चीज है जो हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे आती है, ये तो बिल्कुल सही है, मगर क्या करती है आके, कैरेक्टर्स लेके आती है। और अब बात आई ये कैरेक्टर्स कहाँ मिलते हैं, तो ये मेरा डीएनए है, ये डीएनए का या एक न्यूक्लियोटाइड का वो पार्ट जो ऐसा सीक्वेंस या ऐसा पार्ट जो किसी कैरेक्टर को कोड कर रहा हो, क्या कहते हैं, कि कैरेक्टर को कोड कर रहा हो या एक्सप्रेस कर रहा हो, दिखा रहा हो, वो क्या होता है आपका जीन। जैसे कि सपोज ये मेरा जीन, ठीक है, ये जीन मेरा, मतलब सॉरी ये मेरा डीएनए, ठीक है, उसका ये पार्ट मेरी आंखों का कलर दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, आई कलर दिखा रहा है।
तो ये पार्ट कौन सा जीन शो करता है? आई कलर का। सपोज यही डीएनए पे ये वाला पार्ट मेरी आई शेप दिखा रहा है, तो ये कौन सा जीन डिनोट करता है? आई शेप का। इसी चीज को मैं, क्योंकि देखो डीएनए क्रोमोसोम अभी देखा ना हमने क्या है डिफरेंस, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इन्हीं जीन को मैं ऐसे एक घर दे देती हूँ। उस घर का जगह का नाम है, जैसे एड्रेस होता है ना हमारे घर का, उसका एड्रेस है लोकाई। घर का एड्रेस इज लोकाई, और लोकाई पे या लोकस भी बोल सकते हैं, और उस पे हमारा क्या रहता है, रिप्रेजेंट क्या करते हैं उस पे हम, अभी के लिए जीन। ठीक है, तो जीन मैं क्या बोल सकती हूँ इससे, एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए या ऐसा पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो क्या कर रहा है, जो एक एक्सप्रेशन लेके चल रहा है, या जो एक कोड करने की क्षमता रखता है, या कोड लेके चल रहा है। अब यहां से एक और नया वर्ड आया, कौन सा वर्ड? पहला क्या हो गया हमारा? डीएनए समझ गए, क्रोमैटिन बिल्कुल समझ गए, क्रोमोसोम समझ गए, चौथा जीन। पांचवा जो हमारा वर्ड है वो है बच्चा पार्टी अलील। अब ये भाई ये तो और भी अंदर घुसते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है, पढ़ना तो पड़ेगा। अलील भी बहुत छोटी है, तो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आता जाएगा, इसलिए हमें सारी की सारी लेक्चर्स देखने रहेंगे। मगर यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अलील क्या है? अलील एक, चलो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, से एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? किसी की आंखों का कलर, बात कर रहे हैं मेरी काली ब्लैक, किसी की ब्राउन भी होती है, कि ऐश्वर्या की आईज है मैम की। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि सबकी आंखों का कलर अलग अलग है। जीन तो कैरेक्टर लेके आ रहा है आंखों के का, मगर सबका अलग अलग है, तो मतलब उसमें भी कुछ सब पार्ट होंगे ना। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो अलील्स है ये और कुछ नहीं, ये वही सब पार्ट है। ये एक ऐसी चीज है जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बताती है, जैसे कि एक आंख का कलर काला, किसी का ब्राउन। जैसे कि 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक टॉल एक डॉर्फ, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखा होगा कि ये मेरा क्रोमोसोम है, इस पे एक अलील है टी और एक लगी हुई है स्मॉल टी। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलील ऐसी चीज है जो कि क्या है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, नथिंग, जस्ट क्या है, जीन का कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बस। ठीक है, तो यहां से हमारे 5 वर्ड क्लियर हुए। चलो, बिफोर गोइंग फर्दर टू द अलील डिस्कशन, और चलो लेट्स द डिस्कशन ऑन। चलो, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, पहले एक जीन डेफिनेशन देखते हैं। इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, कौन सा? सेगमेंट ऑफ डीएनए that has information coded in it in the form of nucleotide sequence. इंफॉर्मेशन किस में कोड करता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। और अलील क्या है? जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। किसके लिए? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर के लिए। ठीक है, अब हम लोग अलील के टाइप पढ़े उससे पहले एक चीज देख लेते हैं भाई। चैप्टर का नाम है हमारा प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो भाई ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन वर्ड है ये भी तो समझना पड़ेगा।
उसके लिए हमें एक चीज समझनी, ये चैप्टर जैसे कि हम लोग बड़े होंगे, जब कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर हमारे जितने भी 11th 12th के चैप्टर्स इनकी अलग अलग बुक बन जाएगी। ऐसे ही हमारी एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा जेनेटिक्स। क्या नाम होगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पहला वर्ड क्या है? जीन। तो यहाँ से हमें क्या समझ है? जैसे कि साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, वैसे ही जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन। स्टडी किसकी है? जीन की। अब जेनेटिक्स के दो पार्ट, क्या? एक पार्ट हेरिडिटी और दूसरा पार्ट वेरिएशन। क्या क्या? एक पार्ट हेरिडिटी और दूसरा पार्ट वेरिएशन। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मेरी आंख माँ जैसी, मेरे चीक्स मेरे पापा जैसे, तो ये क्या हुआ? इसे आ गया, पापा से आ गया। और मैंने एक और चीज बोली, मेरे बाल तो कि सब कुछ तो चेंज है, कुछ तो लोचा है, मगर आंख और इससे तो कंफर्म है कि मैं उनकी तरह हूँ। चलो डाउट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्टली ट्रांसफर हो रहा है इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। एनीथिंग विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन अनदर जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी। ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन, मम्मी पापा से अनदर जनरेशन, अनदर जनरेशन। कुछ में क्या मेरे दादा दादी से मेरे पापा में आया, वो हुआ हेरिडिटी। इसलिए हम बोलते हैं हेरिटेबल डिसीजेस, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है। और कुछ भी चेंज हुआ मेरे अंदर, मेरे बाल का टेक्सचर चेंज हो गया, ना मम्मी का मैच हो रहा है ना पापा का हो रहा है, वो क्या हुआ? वेरिएशन। एनी चेंजेस, एनी चेंजेस इज वेरिएशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरी वेरी डिफरेंट। अब मगर कुछ भी चेंज होता है तो क्यों होता है भाई? तो कुछ भी चेंज होता है तो दो कारण से होता है। पहला कारण जो है वो है म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है ये हम लोग अच्छे से चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि म्यूटेशन एक कॉज है जिसके कारण आपका चेंज होता है, और बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो आप डिसीज्ड हो जाओगे, या आपका इसके कारण इवोल्यूशन जैसी चीज भी हो सकती है। हमें फर्दर इस चैप्टर में पढ़ना है और उसके बाद भी पढ़ना। दूसरा जो रीजन है कॉज ऑफ म्यूटेशन, ये सॉरी कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है? आपका रिकॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या है? वापस से 11th क्लास में चलो, कौन से चैप्टर पे? सेल डिवीजन पे। एक तो हमने देखा था माइटोसिस, दूसरा मैंने एक और वर्ड बोला था, दैट वाज मियोसिस। अब मियोसिस में मैंने क्या बोला था कि भाई मियोसिस में क्या होता है, चलो देखते हैं। हमको इतना तो सबको पता है कि हम लोगों के पास 23 पेयर्स किसके होते हैं? क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम 1 है तो ये ऐसा क्रोमोसोम 1 2 में होगा, राइट? ऐसे ही 23 होंगे, 46 टोटल। ठीक है। अब इसलिए हम ये कहते हैं कि हम लोग क्या है? डिप्लॉइड है, मतलब 2n है। चलो मानो ये मेरी मदर है, इनका ओवा, और फादर का स्पर्म। ये दोनों जो गैमेट्स है ये 2n 2n है। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब फ्यूजन हुआ
तो ये क्या बना 4n, जाइगोट 4n, मतलब भाई बच्चा का प्लॉइडी क्या हो गया 4n। ये क्या है, जो कि एक बहुत बड़ा अनर्थ है बेसिकली एक डिस्फॉर्मिटी है, एक मतलब एक डिस्टर्ब कर रहा है आपके नेचर को, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए क्या होता है बच्चा, इसके लिए हमारा जो सपोज ओवा बनने की बात करें या स्पर्म बनने की बात करें, तो उसके लिए पहले नॉर्मल ही सेल होते हैं 2n। ये भी हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या होता है, मियोसिस होता है। और उस मियोसिस में इधर से n और इधर से n, मियोसिस व्हाट, इट इज एन रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, हाफ होता है, रिड्यूस होता है, n और n एक अलग नीचे जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स, बेसिकली आपका ओवा एंड स्पर्म। एंड जब ये फर्टिलाइज होता है तो ये क्या बनाता है, 2n जाइगोट, विच इज अगेन फाइन। बेबी के अंदर क्या गया, 2n गया, तो विच इज ओके। तो इसके लिए आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। अब यहाँ समझो, यहाँ जो 2n है, मतलब एक ये और एक ये, दोनों के पास चांसेस होना चाहिए ना नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। तो हमने पढ़ा भी है 10th क्लास में, जैसे कि एक्स 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 वाई, मेल एंड फीमेल, इधर से एक्स की 50% चांस है, इधर एक्स की 50% चांस है, ऐसे इसकी भी 50% चांस है, इसकी भी 50% चांस है जाने की। जो मिलेगा उससे बेबी का सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा, राइट। ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो भाई इनकी भी तो, जो बाकी के, ये तो 23rd पेयर है, वैसे ही 22 पेयर्स की भी तो है प्रोबेबिलिटी, 50-50% के कोई भी जा सकता है एन के लिए। तो अब अगर ये चले गया तो इसके कैरेक्टर रह जाएंगे, ये चले गया तो इसके, इस वाले में देखो ना, एक्स चले गया तो वाई के वाई रह जाएगा, वाई चले गया तो एक्स रह जाएगा। तो ऐसे इस केस के लिए जो हमारे 20 सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मान के चलो ये एक है, ये दूसरा है, इसके कैरेक्टर्स भी चले जाएं, इसके कैरेक्टर्स भी चले जाएं, इसलिए इनके बीच में एक सिनेप्सिस होता है। ये दोनों साथ में आते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन आधी इधर भेजता है और इसकी इंफॉर्मेशन आधी इधर भेजता है, और ये ऐसे कर करके आते हैं और ऐसे ऐसे कर करके कायस्मेटा बनाते हैं, और आपका पूरा का पूरा सिनेप्सिस मतलब आपका क्रॉसिंग ओवर खत्म करते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है और इसकी खुद की भी है, ऐसे इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है और ऐसी इसकी खुद की भी है। तो अब ये क्या बने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ इनका। और ये प्रोसेस आपकी रिकॉम्बिनेशन होती है, जिसमें आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं और उसके चक्कर में आपके वेरिएशंस हो जाते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, बेसिकली हेरिडिटी उसका एक पार्ट है, जिसमें हम ट्रांसफर देखेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और दूसरा पार्ट है वेरिएशन, जो कि किसके कारण होता है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के कारण। एक और चीज, जो हेरिडिटी होती है, इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। भाई हमने तो इनहेरिटेंस देखा है ना, तो ये क्या है, द प्रोसेस of heredity is, the process of transfer from one generation to another generation is inheritance। क्या है ये प्रोसेस, इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ से हमें इस पेज से क्या क्या चीज पता चला, पहली चीज के डीएनए क्या है, दूसरी क्रोमैटिन क्या है, तीसरी क्रोमोसोम क्या है, चौथी जीन क्या है, पांचवी अलील क्या है, छठा जेनेटिक्स क्या है। तो हमने यहाँ से 6 वर्ड्स पढ़े। अब चलो आते हैं अलील्स के टाइप, इस पे टाइप। अब यहाँ पर अलील जो है, हम इसको
एक वे में पढ़ सकते हैं, कैसे? होमोजाइगस अलील एंड हेटेरोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील क्या होती है, चलो देखते हैं। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, तो सेम काइंड ऑफ अलील। अलील क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। अगर सेम टाइप के हुए तो वो क्या होगा? होमोजाइगस। और हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के हुए तो क्या हुआ? हेटेरो। देखते हैं, चलो 10th का एग्जाम्पल लेते हैं, वही टी वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, अभी यही लेके चलो, ठीक है? अगर अलील दोनों कैपिटल टी है, मतलब ये मेरा क्रोमोसोम लो, ये भी टी है कैपिटल, ये भी कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, मतलब ये क्रोमोसोम लो, इस पे ये अलील भी स्मॉल है, ये भी अलील स्मॉल टी है, देन ये कंडीशन क्या है? होमोजाइगस अलील की। ये क्या है? हमारी होमोजाइगस अलील है। और अगर एक मेरा कैपिटल टी है और एक मेरा स्मॉल टी है, तो ये क्या हुआ? हेटेरोजाइगस अलील, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो क्या हुआ? हेटेरोजाइगस अलील, ठीक है? चलो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान के चलो दो कलर्स ही होते हैं आंख के, एक ब्लैक और एक ब्लू ले लो, ठीक है? ब्लू बहुत कम मिलता है ना, तो वो ले लो। तो ब्लैक जो है, एक तो मान के चलो कि इनमें जो जीनोटाइप, मत अभी छोड़ो, इनमें ये बी से, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट होता है और एक स्मॉल बी से, दो अलील्स हैं। अगर कैपिटल बी अलील आई है या स्मॉल बी अलील आई है, तो ये क्या हुई? होमोजाइगस। और अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी अलील है एक क्रोमोसोम पे, तो ये क्या हुई? डिफरेंट है, तो ये क्या हुई? हेटेरोजाइगस। तो ये हमारा एक टाइप हुआ अलील का। अब हमारा जो दूसरा टाइप है अलील का, वो है डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। चलो इसको भी पहले हम लोग एग्जाम्पल ही देखते हैं। मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बहुत फन सा एग्जाम्पल है, इजी सा है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। मान के चलो मम्मी है, पापा है, ठीक है? मान लिया। घर में मान लो मम्मी की ही बातें मानी जाती है, ठीक है? अब मैं गई पापा के पास, मैंने बोला पापा मुझे यहाँ जाना है, प्लीज जाने दो। पापा ने बोला देख मेरे को तो कोई मतलब है नहीं, मेरे हिसाब से तो जा सकती है, बट मम्मी से पूछ ले। मैंने बोला ओके, तो चलो मम्मी से पूछते हैं। पापा ने क्या बोल दिया? हाँ जाओ, अगर मम्मी से पूछ ले। मम्मी के पास गई, मम्मी जाना है प्लीज जा। सब जा रहे हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं। मम्मी ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जा सकती। या बोल दिया हाँ ठीक है चले जाओ, कौन कौन जा रहा है चले जाओ, मुझे नंबर दे देना। तो ये क्या हुआ? मम्मी ने, पापा ने तो बोल दिया था जाओ, मम्मी ने मान लो बोल दिया नहीं जाओ। मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं जा सकती बेटा, नहीं जाओगी। वो भी जा रहा है तो बिल्कुल नहीं जाओगी, वो भी जा रही है तो बिल्कुल नहीं जाओगी, अच्छे लोग नहीं है वो। तो अब क्या हुआ? मम्मी की बात मानी, मैं गई नहीं, मैं जा ही नहीं पाई। मम्मी ने बोल दिया, पापा भी नहीं सुने उनके सामने। तो क्या हुआ? पापा बेचारे जिन था, उनका एक्सप्रेशन तो ढक गया ना, उनने जो बोला कि जा बेटा, वो तो हो नहीं पाया, जीले जिंदगी तो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने डोमिनेंट हो गई, मम्मी का पल्ला भारी है भाई, मम्मी ने बोल दिया नहीं जाएंगे। तो मम्मी क्या हो गई इस केस में? डोमिनेंट। और पापा क्या हो गए इस केस? रिसेसिव। तो यहाँ पर क्या हुआ? मान लो मम्मी हमारी एक अलील है, पापा एक अलील है, मम्मी कैपिटल टी है, पापा स्मॉल टी। मम्मी ने बोला नहीं, तो उनका एक्सप्रेशन आ गया, नहीं ही फाइनल वर्डिक्ट हो गई, कंक्लूजन क्या आया? नहीं। तो वो आपका डोमिनेंट अलील हुआ। कोई मतलब नहीं है पापा ने क्या बोला, नहीं हाँ कोई मतलब नहीं है, पापा ने भी नहीं बोला होगा कोई मतलब नहीं है, मम्मी ने भी नहीं, पापा ने भी हाँ बोला होगा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किसकी बात मानी गई? डायरेक्ट पापा की। तो एनी allele which
ऑलवेज एक्सप्रेस, जो हमेशा एक्सप्रेस करे, जिसकी बात हमेशा मानी जाए, उसका ही कैरेक्टर हमेशा शो हो, वो आपका डोमिनेंट अलील है। ठीक है, चलो समझ में आया डोमिनेंट अलील। मम्मी की बात मानी गई तो मम्मी डोमिनेंट अलील, हमेशा मम्मी की एक्सप्रेशन मानी जाएगी तो हमेशा मम्मी डोमिनेंट अलील। तो डोमिनेंट अलील आर दोज अलील्स व्हिच ऑलवेज एक्सप्रेस। अब यहाँ पर रेसेसिव क्या हुई, पापा वैसे तो रेसेसिव है, बट एक और केस देखो, वैसे तो डोमिनेंट के सामने तो नहीं चल रही, मम्मी के सामने तो नहीं चल रही, ये तो मान लिया मम्मी का ही एक्सप्रेशन होगा, बट एक और केस देखो, मम्मी खुद बाहर गई है जब मैं पूछ रही हूँ, मतलब पापा जाना है, पापा ने बोला मम्मी से पूछो, है ही नहीं घर पे। अब पापा ने बोला आएंगी जब पूछो, जब तक वो आएंगी, वो 1 घंटे में आएंगी, मैं 10 मिनट में आई। पापा ने बोला 10 मिनट की बात है, चल चली जा। तो जब मम्मी नहीं है, पापा की बात मान ली गई, मैं चली गई, पापा की बात मान ली गई, मतलब क्या हुआ, जब डोमिनेंट अलील नहीं है उस टाइम पे रेसेसिव अलील की बात मान ली जाएगी, या उस टाइम पे रेसेसिव अलील एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आया कि डोमिनेंट अलील तो हमेशा एक्सप्रेस करती है, और रेसेसिव अलील जब एक्सप्रेस करती है जब डोमिनेंट ना हो। तो वहां से ही हम अब पढ़ते हैं डोमिनेंट अलील क्या है, अलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। एंड मास्क, मास्क मतलब दबाना छुपाना, पापा का एक्सप्रेशन छुपा दिया, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, कोई मतलब ही नहीं है पापा ने क्या बोला है। रेसेसिव अलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, इसमें किस में नहीं एक्सप्रेस कर सकती, प्रेजेंस में, मतलब एब्सेंस में कर लेगी, मम्मी के सामने पापा नहीं बोले बट ना बोल देंगे। तो ये हो गया आपका अलील के टाइप, हेट्रो, होमो, रिसेसिव, डोमिनेंट। अब आपका लास्ट वर्ड जो आते हैं वो आता है फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो अब जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि बाल का कलर काला, आंखों का कलर काला, जो भी चीज है वो भी मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, वो क्या हो गया, फिनोटाइप। जो भी देख पाए वो फिनोटाइप। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी, जो भी बाहर से दिख रहा है, वैसे ही जो भी आप देख पाओ वो हो गया फिनोटाइप। और दूसरा वर्ड क्या है हमारा, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जो जीन की इंफॉर्मेशन लेके चले, जैसे कि मैं अभी टी टी बी ये सब कर रही थी ना, ये क्या है, जीनोटाइप, जो जीन की इंफॉर्मेशन बता रहा है। इससे मेरे को पता चल रहा है, जैसे इससे तो हम लोगों ने देखा था ब्लैक के लिए है, ब्लू के लिए है, तो ये जीन की इंफॉर्मेशन बता रहा है, क्या एक्सप्रेस होने वाला है वो बता रहा है। तो ये क्या हुआ आपका जीनोटाइप। और जो देख पा रहे हैं ब्लैक, ब्लू, टॉल, डॉर्फ, ये क्या हुआ, टाइप। So the observable characteristic of an organism is phenotype, and the heredity information of the organism in the form of gene in the DNA is genotype. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट होता है, और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि टर्म्स का है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा मेंडलिज्म कर देंगे। टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए टाइम लगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मेंडल की इंफॉर्मेशन, उसके एक्सपेरिमेंट्स और उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने में हम एक और क्लास ले सकते हैं, बट टॉपिक हम लोग सेकंड क्लास में कंप्लीट कर देंगे। चलो बिफोर एंडिंग द लेक्चर, लेट्स डिस्कस वंस अगेन। हमने पहला वर्ड देखा डीएनए, सेकेंड वर्ड हमने देखा उसका कंडेंसेशन, रेड लाइक, जो कि था क्रोमैटिन, जो कि प्रोफेज में दिखता है। थर्ड हमने देखा क्रोमोसोम, जो कि फर्दर कंडेंसेशन था और आपका एक्स शेप दिखता है। फिर हम लोगों ने देखा जीन, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है। देन हमने देखा डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब डिफरेंट ट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ अलील्स। फिर हम लोगों ने अलील के टाइप देखे, जिसमें हमने देखा होमोजाइगस अलील,
हेटेरोजाइगस अलील, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, एंड फाइनली हमने दो वर्ड्स और देखे, दैट वाज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। और साथ ही साथ हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट, भाई ये जेनेटिक क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, क्या जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। और इसी के साथ हम लोग 10, 11, 12 वर्ड में मास्टर बन चुके हैं। अब हमसे कोई भी ये 12 वर्ड्स पूछेगा तो हम बहुत ही आसानी से ये 12 वर्ड्स बता देंगे। और जिसको कोई भी डाउट हो, बिल्कुल बेझिझक एक कमेंट डालना या इंस्टाग्राम पे मेरे को एक टेक्स्ट करना, पे डिस्कस कैसे ये का। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड रहें। एक बार सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को टिंग कर दे, जिससे टिंग करके ही मेरे नोटिफिकेशंस आते हैं। और हम ये बहुत आसानी से पढ़ के डॉक्टर, ठीक है बच्चा? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। यहाँ से चैप्टर के धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। बाय।